हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कनेक्ट टू अकेन पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, जिला प्रशासन एवं जिलाधिकारी। देखिए, जिला प्रशासन और जिलाधिकारी की भूमिका और इसके जो कार्य होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम जिला प्रशासन और जिलाधिकारी की क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होते हैं, कैसे जिला प्रशासन कार्य करता है, ठीक है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और इंडियन पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जिलाधिकारी की भूमिका के बारे में भी बात करेंगे कि DM वास्तव में होता क्या है, क्या क्या उसके पास अधिकार होते हैं, ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है क्या उसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिलाधीश। देखिए, जिलाधिकारी को अलग अलग नामों से, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। कहीं पर ये जिलाधिकारी है, ठीक है, कहीं पर या इसको क्या बोला जाता है, जिलाधीश भी बोला जाता है, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। पोस्ट एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं। तीसरा नाम मैं ये भी बता देता हूँ, कई जगह इसको जिला मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब जिलाधिकारी, जिलाधीश या जिला मजिस्ट्रेट क्या है, ठीक है, और इनके क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है या जिलाधीश जो होता है या जिलाधिकारी, हम कुछ भी कहें, ठीक है, ये जो होता है वो जिले के प्रशासन का प्रमुख, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, जिले के प्रशासन का प्रमुख है, ठीक है, मुखिया है एक तरह से, जिले के प्रशासन का प्रमुख, ठीक है। तो एक तरह से जिले का मुखिया कौन हो गया, या जिले का प्रमुख। जैसे राज्य का कार्यवाहक, आपको पता है कि कार्यपालक प्रमुख कौन माना जाता है, राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालक कौन माना जाता है, मुख्यमंत्री। वैसे जिले का जो भी प्रशासन होगा, जिले प्रशासन का प्रमुख कौन हुआ, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है कि राज्य सरकार का, ठीक है, राज्य सरकार का आधिकारिक प्रतिनिधि होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये जो जिलाधीश होता है, ठीक है, या जिलाधिकारी होता है, वो राज्य सरकार का जिले में क्या होता है, आधिकारिक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो उसके आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में, राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिलाधिकारी की भूमिका क्या है कि जिलाधिकारी जिले के प्रशासन का मुखिया है, जिले के प्रशासन का प्रमुख है, और साथ ही साथ वो राज्य सरकार का क्या होता है, जिले में आधिकारिक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और जो जिलाधीश होता है या जिलाधीश कार्यालय होता है, तो जिलाधीश कार्यालय को हम क्या बोलते हैं, जिलाधीश कार्यालय को बोला जाता है कलेक्ट्रेट। आप सबने सुना होगा, ठीक है, जहाँ कहीं भी जिलाधीश का कार्यालय होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जिलाधीश कार्यालय का नाम क्या है, कलेक्ट्रेट, ठीक है। ये नाम अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, ठीक है, कलेक्ट्रेट। तो जिलाधीश कार्यालय को हम किस नाम से जानते हैं, कलेक्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि एक तरह से क्या भूमिका है, क्या नाम है। अब इसके हम प्रशासनिक प्रणाली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो राज्य सरकार की जो प्रशासनिक प्रणाली है वो मैं पूरी आपको बता देता हूँ। तो प्रशासनिक प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, एक हम फिगर के माध्यम से उसको समझ लेते हैं, या फ्लो चार्ट की तरह। देखिए, प्रशासनिक प्रणाली में आपको पता है कि राज्य सरकार जो होगी, ठीक है, तो राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया आपको पता है कौन हो गया, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कार्यपालक मुखिया तो कौन होता है, राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है। अब राज्य सरकार से नीचे क्या आता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था हमने बना रखी है राज्यों में, ठीक है, उसमें जो संघीय ढांचा है, ठीक है, आप कह सकते हैं संविधान के अनुसार जो ढांचा है, तो राज्य सरकार के नीचे कौन आएगा प्रशासनिक, उसमें फिर आता है राज्य सचिवालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, राज्य सचिवालय, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, राज्य सचिवालय। अब राज्य सचिवालय का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं मुख्य सचिव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के बारे में तो आप जानते हैं। और जनरली ये सीनियर IAS होते हैं, ठीक है, तो IAS रैंक का ऑफिसर ही होगा, जो सबसे पूरे राज्य में जो सबसे सीनियर IAS होता है। तो एज पर जो प्रोटोकॉल है या अभी तक जो ट्रेडिशन है वो यही होता है। कई जगह इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं, तो उसको क्या बनाया जाता है, मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो जो पूरे राज्य में जो सबसे सीनियर मोस्ट IAS होगा, जिसकी सीनियरिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मुख्य सचिव बन जाएगा। और ये क्या होता है, एक तरह से राज्य सचिवालय का मुखिया होता है। जो हर राज्य में एक राज्य सचिवालय होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मुख्य सचिव की भी एक पोस्ट होगी, और ये IAS रैंक की पोस्ट है, ठीक है। राज्य सचिवालय के अंडर आता है फिर संभाग, फिर आता है संभाग, जिसको कई जगह क्या बोलते हैं, हम मंडल भी कहते हैं। आपने सुना होगा, मंडल होते हैं, ठीक है। अब जो संभाग या मंडल होते हैं, ठीक है, तो उनका जो मुखिया होगा या उनका जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाता है, संभागीय आयुक्त कहलाता है। उसको हम बोलते हैं संभागीय आयुक्त, या फिर इसके लिए दूसरा नाम क्या है, मंडलायुक्त, ठीक है, आपने सुना होगा मंडलायुक्त।
ठीक है। कमिश्नर जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा कमिश्नर, ठीक है। तो मंडलायुक्त होता है जिसको कमिश्नर की पोस्ट बोली, और ये भी IAS रैंक का ही ऑफिसर होता है, ठीक है। तो संभागीय मंडल का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, ये पूरी प्रशासनिक प्रणाली आपको समझनी है। तो संभागीय मंडल का जो मुखिया होगा वो संभागीय आयुक्त कहलाएगा या मंडलायुक्त कहलाएगा, जिसको कमिश्नर बोला जाता है। या कमिश्नरी जो मंडल होती हैं वो कमिश्नरी कहलाती हैं, ठीक है। अब संभाग के नीचे क्या आता है, फिर आता है जिला, ठीक है, या जनपद जिसको बोलते हैं। तो जिले का जो मुखिया होगा वो कौन हो जाएगा, जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट। ये भी आपको पता है IAS रैंक की पोस्ट है, ठीक है। तो ये भी IAS रैंक का होगा, ये भी IAS रैंक का होगा, ये भी IAS रैंक का होगा, जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधीश, ठीक है। अब जिले के नीचे क्या आता है, जिले के नीचे आता है उप संभाग। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जिले के नीचे जो आता है वो है उप संभाग, और उप संभाग का जो मुखिया होगा वो कहलाएगा उप संभागीय अधिकारी, जनरली SDM या ADM टाइप के, ठीक है। ये PCS रैंक के होते हैं, कई जगह IAS रैंक के भी जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये आपको समझना है। तो उप संभागीय अधिकारी जो होगा, ठीक है। उप संभाग के बाद आती है इसमें तहसील। तो ये SDM रैंक हुई एक तरह से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं साधारण शब्दों में। तहसील का जो मुखिया होता है वो होता है तहसीलदार, ये भी PCS रैंक के होते हैं, ठीक है। तो लोअर PCS में ये पोस्ट आती है, ठीक है। तहसील के नीचे आपका होता है सर्कल, जिसको कई जगह परगना भी कहते हैं, ठीक है। तो सर्कल का जो मुखिया होगा, ठीक है, वो होगा आपका राजस्व निरीक्षक, कानूनगो जिसको कहते हैं, ठीक है, राजस्व निरीक्षक। और कई राज्यों में ये कानूनगो के नाम से पोस्ट है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो सर्कल का जो मुखिया हो गया वो राजस्व निरीक्षक या कानूनगो हो गया। इसके बाद क्या आता है प्रशासनिक प्रणाली में, क्योंकि अब पंचायती राज जब से आया तो ये ग्राम व्यवस्था भी इसमें जुड़ी है, ठीक है। तो ग्राम का जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो हो गया प्रधान, नहीं वो प्रशासनिक नहीं हुआ, वो पटवारी हुआ, ठीक है, क्योंकि वो तो भाई इलेक्शन के थ्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, पटवारी व्यवस्था। तो ये पूरी प्रशासनिक प्रणाली है, ये उसका ढांचा है एक तरह से कि सबसे ऊपर जो राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री, वास्तविक कार्यपालक, राज्य सरकार के अधीन राज्य सचिवालय, राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव, फिर राज्य सचिवालय के अधीन मंडल आएंगे या संभाग आएंगे, तो उनका जो प्रमुख होगा वो मंडलायुक्त कहलाएगा या कमिश्नर कहलाएगा। फिर जिला आएगा, जिले का मुखिया जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट। फिर उप संभाग आएंगे, उसका मुखिया उप संभागीय अधिकारी या SDM लेवल का या ADM लेवल, ठीक है। फिर तहसील का मुखिया तहसीलदार, सर्कल राजस्व निरीक्षक, और फिर ग्राम का पटवारी। तो ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था आपको राज्य के स्ट्रक्चर में मिलती है, ठीक है। तो ये भी, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये मैंने आपको ये जनरल परस्पेक्टिव, उससे भी आपके संदर्भ में, जनरल संदर्भ में अगर आप बात करें तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको ये जनरल नॉलेज के लिए भी ये पता होना चाहिए कि क्या प्रशासनिक ढांचा होता है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो जिलाधिकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं उसी पे आ जाता हूँ। ये प्रशासनिक प्रणाली भी आपको याद रखनी है। तो देखिए, जिलाधिकारी की जो इसमें बात करते हैं उसके कार्यों की या शक्तियाँ जो प्रदान है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो जिलाधीश की भूमिका एवं कार्य पर आ जाते हैं। देखिए, तो जिलाधीश की भूमिका एवं कार्यों को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो जो पहला क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है समझने का वो है राजस्व प्रशासन के रूप में। तो इसका वर्णन हम राजस्व प्रशासन की तरह से कैसे करेंगे, राजस्व प्रशासन में इसकी क्या भूमिका होती है जिलाधिकारी की या जिला मजिस्ट्रेट की, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, जो पहले क्या होता था कि पूर्व में जिलाधीश जो होता था उसका प्रमुख कार्य राजस्व संग्रह ही करना होता था। तभी वहाँ से वर्ड क्या है, कलेक्टर। आज भी आप देखते हो ना, सामान्य बोलचाल में बोल दिया जाता है क्या, कलेक्टर हो, ठीक है। कलेक्टर का मतलब ही क्या है, संग्रह करने वाला, ठीक है। तो कलेक्टर का मतलब संग्राहक, ठीक है। तो होता क्या था उस टाइम पर, जो भी जिलाधीश होता था, जिला मजिस्ट्रेट होता था, उसका जो भी राजस्व होता था, पूरे जिले से संबंधित जो भी राजस्व होता था, तो वो उसका मेन सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या माना जाता था, उस राजस्व का क्या करना, संग्रह करना, उसको वसूलना। राजस्व जो व्यवस्था अपनाई गई थी, ठीक है, जो कर लगाया जाता था उसको पूरा वसूलना, उसको कलेक्ट करना। वहीं से वर्ड क्या निकला हमारा, कलेक्टर। तो याद रखिएगा, तो राजस्व प्रशासन में जो जिलाधिकारी होता है या जिलाधीश होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि राजस्व का क्या करना, संग्रह करना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि राजस्व का संग्रह कौन होता है, एक तरह से जिलाधिकारी होता है जिले में, ठीक है। तो राजस्व का संग्रह करना किसकी जिम्मेदारी है, क्या किसका कार्य है, वो जिलाधीश का कार्य है, ठीक है, राजस्व का संग्रह करना। तो वर्तमान में भी इस व्यवस्था लागू है। वर्तमान में भी जिलाधिकारी जो होता है वो जिले में राजस्व का प्रमुख होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिले में राजस्व का प्रमुख, जिले का राजस्व प्रमुख भी आप कह सकते हैं कौन होता है, जिलाधिकारी ही होता है। तो ये एक तरह से उसकी भूमिका है।
राजस्व प्रशासन के रूप में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहीं से वर्ड कलेक्टर निकला। तो पूरे ज़िले में जो भी राजस्व होगा उसका मेन संग्राहक या उसका जो भी प्रमुख होगा, राजस्व का प्रमुख होगा, उसके वसूलने की जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी है, जिलाधिकारी की है या जिलाधीश की है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं कि जिसकी भूमिका क्या है जिलाधिकारी की। सेकेंड पॉइंट आता है कानून व्यवस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कानून व्यवस्था का क्या सिस्टम है, आपको पता है कि ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, सर्वप्रथम जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो क्या करे, अपने ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है, कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना दे, कहीं दंगे नहीं होने चाहिए, कहीं कोई और घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं, ठीक है, ये पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है, जिलाधिकारी की होती है। ठीक है, अब होता क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले जिलाधिकारी दो तरीके से कार्य करता था, दोहरी भूमिका में कार्य करता था। एक, उसको अधिकार दिए गए थे जिला मजिस्ट्रेट के, ठीक है, साथ ही साथ वो क्या था, न्यायिक मजिस्ट्रेट भी था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यानी उस समय आज़ादी से पहले जिलाधिकारी की भूमिका क्या थी, एक तरह से डुअल भूमिका थी, दोहरी भूमिका थी। वो जिला मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों के रूप में कार्य करता था। लेकिन हुआ क्या, जब आज़ादी हमने प्राप्त की उसके बाद जब हमारा संविधान लगा, ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ पर तीन चीज़ें आई, एक व्यवस्थापिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका विधायिका और न्यायपालिका क्या कर दी गई, अलग अलग कर दी गई। ठीक है, तो तीन अलग अलग बॉडीज़ हमने बना ली। तो जब ये अलग कर दी गई तो उसके बाद से क्या हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट के पास से न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद हटा लिया गया, यानी आज़ादी के बाद से न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद हटा लिया गया और वो केवल पद क्या बचा, जिला मजिस्ट्रेट। लेकिन उसके बाद भी उसको पावर्स हैं, अभी मैं बताऊँगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं बता देता हूँ। याद रखिएगा कि आर्टिकल, यहाँ पर एक आर्टिकल आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिलाधिकारी की भूमिका के संदर्भ में एक क्वेश्चन डीप में बन जाता है कि जिलाधिकारी के पास से न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार किस आर्टिकल के तहत हटाए गए। तो याद रखिएगा वो कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 के तहत। तो आर्टिकल 50 के तहत ये व्यवस्था हमने कर दी कि व्यवस्थापिका अलग होगी, विधायिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। तो उसी के तहत क्या हुआ कि जो जिलाधिकारी होगा, ठीक है, उसके पास से जिला मजिस्ट्रेट के दायित्व तो रहेंगे, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट के दायित्व उससे क्या हो गए, हटा दिए गए। और फिर एक जिला, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि न्यायाधीश की नियुक्ति, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जिला न्यायाधीश की न्यायपालिका के अंतर्गत, वो एक अलग से पोस्ट डिक्लेयर हुई। तो आर्टिकल 50 याद रखिएगा, आर्टिकल 50 के तहत जिलाधिकारी के पास से क्या कर दिए गए, न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार हटा लिए गए और केवल उसके पास कौन से दायित्व बचे, जिला मजिस्ट्रेट के दायित्व बचे। लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में कानून व्यवस्था से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास बहुत से अधिकार हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में जो है, ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जिलाधिकारी जिम्मेदार है, जिलाधिकारी जिम्मेदार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज भी कहीं पर कोई भी दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप देखते हैं कि जिलाधिकारी से एक्सप्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये जिलाधीश या जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार है। अब जब वो जिम्मेदार है तो उसको अधिकार भी दिए गए होंगे। तो देखिए अधिकार कैसे दिए गए हैं, ठीक है, तो होता क्या है, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, आपको पता है कि हर जिले में क्या होता है, पुलिस अधीक्षक, जिसको हम एसपी की पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, के नेतृत्व में, और ये आईपीएस लेवल का अधिकारी होता है, नेतृत्व में। लीड कौन करेगा, एसपी करेगा, लेकिन अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में, डीएम के हाथ में ही है। ठीक है, के नेतृत्व में जिला पुलिस को, जिले में जो भी पुलिस होगी, जिला पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण एवं निर्देशन में रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूरी जिले की जो पुलिस होगी वो किसके अधीन में रहेगी, जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण एवं निर्देशन में रहेगी। देखिए ये लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कई बार भूला जाता है कि आईएएस क्यों सुपीरियर होते हैं आईपीएस से। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है एक तरह से, उनमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक पॉइंट आप कह सकते हैं ये भी है कि
आईपीएस रैंक का अधिकारी जो होगा वो पुलिस अधीक्षक होगा, एसपी होगा, लेकिन अल्टीमेटली सारी सुप्रीम पावर्स किसके हाथ में, आईएएस। तो इसीलिए आईएएस रैंक को फार बेटर माना जाता है किससे, आईपीएस से, ठीक है। भले ही वो सैलरी स्ट्रक्चर और वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे जिले का मालिक एक तरह से कौन है, जिलाधिकारी है। लेकिन पूरी पुलिस का मालिक आप कह सकते हैं वो किसके नियंत्रण में होगी, वो पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में होगी, एसपी आईपीएस लेवल के अधिकारी के नियंत्रण में होगी। लेकिन वो पूरी पुलिस बेसिकली क्या है, किसके नेतृत्व में काम करेगी, वो एसपी के नेतृत्व में काम करेगी, लेकिन अल्टीमेट पावर्स किसके हाथ में, जिलाधिकारी के हाथ में, यानी एक आईएएस अधिकारी के हाथ में। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि क्यों आईएएस को आईपीएस से ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक पॉइंट और समझ लीजिएगा। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट पावर्स कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिलाधिकारी के पास ही है। तो इसमें याद रखिएगा कि जो भारतीय पुलिस अधिनियम है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा भारतीय पुलिस अधिनियम है, और ये कब आया था, 1861, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इंडियन पुलिस एक्ट जो है, ठीक है, इंडियन पुलिस एक्ट के तहत, 1861 के तहत जिले के पुलिस प्रशासन को पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए हमेशा क्या रखा जाएगा, तत्पर। तो भारतीय पुलिस अधिनियम में भी ये बात मेंशन की गई है, यानी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में ये स्पेशली मेंशन है कि जो जिले की पुलिस होगी वो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदैव क्या रहेगी, जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए सदैव क्या रहेगी, तत्पर रहेगी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये भारतीय पुलिस अधीक्षक एक्ट जो आपका आया था, सॉरी, भारतीय पुलिस अधिनियम एक्ट जो 1861 है, उसमें ये बात मेंशन की गई है कि जो जिले की पुलिस होगी वो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदैव जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा क्या रहेगी, तत्पर रहेगी। तो आप देख रहे हैं अल्टीमेट पावर्स कानून व्यवस्था की किसके हाथ में, जिलाधिकारी के हाथ में है, ठीक है। तो उसकी भूमिका काफ़ी यहाँ पर क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विकास प्रशासन से संबंधित। तो देखिए विकास प्रशासन से संबंधित वाला जो पॉइंट है, अब देखिए विकास प्रशासन वाला जो पॉइंट है, इसमें भी विकास से जुड़ी सभी योजनाएं, जिले में विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी योजनाएं होंगी, विकास से जुड़ी योजनाएं एवं नीतियां, जो भी भारत सरकार की विकास से जुड़ी योजनाएं होंगी या नीतियां होंगी, ठीक है, नीतियां जिले में लागू करना व उनका क्रियान्वयन, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। तो याद रखिएगा जिले में विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं आएंगी, चाहे वो किसी भी उसकी हों, ठीक है, और जितनी भी नीतियां आएंगी वो सब जिले में लागू करवाना और उनकी देखरेख करना, उनका क्रियान्वयन करना, उनकी निगरानी करना, ये पूरा एक तरह से कार्य किसका है, जिलाधिकारी का ही है। जिलाधिकारी के पास ये अधिकार है, ठीक है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ था पंचायती राज से संबंधित, तो उसमें आपको पता है पंचायती राज जो आया था, ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व नगर निकाय, नगर निकाय से संबंधित ये दोनों संशोधन है, ठीक है। तो इनमें इनसे रिलेटेड कार्यों में भी जिलाधिकारी की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इनसे संबंधित कार्यों और योजनाओं में भी जिलाधिकारी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो विकास से जुड़ी जितनी भी योजनाएं होंगी या पंचायती राज व नगर निकाय से जुड़ी जितनी भी योजनाएं होंगी, तो उन सबका एक तरह से कह सकते हैं कि उनको लागू कराने की जिम्मेदारी, उनकी देखरेख की, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है, जिलाधिकारी की होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके और भी सारे दायित्व होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। तो अन्य कार्य और जो शक्तियां हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जिलाधिकारी की, ठीक है। तो अन्य कार्य व शक्तियां, देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या है कि संसदीय व जिले में जो भी संसदीय व विधानसभा का चुनाव होगा, चुनाव में जिलाधिकारी चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर, आप देखते होंगे रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका, रिटर्निंग अधिकारी या रिटर्निंग अफसर की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये उसका दायित्व या उसकी शक्ति है कि उस समय जब संसदीय चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस समय जिला चुनाव रिटर्निंग अधिकारी कौन होगा, जो जिलाधीश होगा या जिला मजिस्ट्रेट होगा, उसको जिला चुनाव रिटर्निंग अधिकारी घोषित किया जाता है। ये पावर उसके पास है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वह जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये भी उसका कार्य है। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य जिलाधिकारी करता है, ये भी याद रखिएगा, ये उसका कार्य है, ठीक है। इसके बाद वो क्या होता है, जिला योजना समिति का कार्य
जिला योजना समिति, जो जिला योजना समिति होती है जिले में, समिति की अध्यक्षता करता है। तो जिला योजना समिति की अध्यक्षता भी जिलाधिकारी के द्वारा की जाती है। उसके अलावा जिले में आयोजित होने वाले सभी सरकारी, जिले में आयोजित होने वाले, पूरे जिले में आयोजित होने वाले जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, सरकारी कार्यक्रमों में वह राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, भले उसको बुलाया जाए ना बुलाया जाए, वो प्रतिनिधि हमेशा रहेगा। ठीक है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिलाधिकारी आपदा से जुड़े काम भी करता है, तो आपदा प्रशासन प्रमुख भी होता है। जिले में कोई भी आपदा है तो आपदा प्रशासन प्रमुख की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की ही है। ठीक है, इसके अलावा जिले स्तर पर जो कार्मिकों के मामले होते हैं, जिले स्तर पर कार्मिकों के मामलों की देखरेख भी जिलाधिकारी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ उसकी अन्य शक्तियाँ एवं दायित्व हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपदा प्रशासन के प्रमुख के रूप में, और जिला स्तर पे जो भी कार्मिकों के मामले होंगे तो उनकी भी देखरेख कौन करेगा? जिलाधिकारी करेगा। तो जिला प्रशासन और जिलाधिकारी से संबंधित जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।